गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के कुछ प्रश्न हैं, यानी कि क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए जो क्लास 10 का हिस्ट्री का जो बुक है, तो उसमें हम सभी जो चैप्टर है उसको चैप्टर वाइज बारी बारी से सबके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो हमारे देखिए आगामी बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्लास 10 के बिहार बोर्ड के सभी जो प्रश्न हैं, और ये इसमें से बहुत से जो प्रश्न हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में, यानी कि बिहार बोर्ड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप, सबका मार्किंग भी किया हुआ है। और ये हमारा पहला जो चैप्टर है, यानी कि बिहार बोर्ड के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, देखिए यहाँ से, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका पहला चैप्टर है। तो इस पहले चैप्टर का हम जो है कि यहाँ से आज देखेंगे इसको, यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था आपको बताना है। ऑप्शन है इसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवन जो था वो ऑस्ट्रिया का निवासी था। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। देखिए यंग यूरोप की जो स्थापना हुई थी ये 1928 में हुई थी। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ए सही है, 1928। और अगला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है मेजनी, बिस्मार्क ने किया था, काबूल ने, या फिर गैरीबाल्डी ने। तो यंग इटली की जो स्थापना की गई थी वो मेजनी के द्वारा की गई थी। ये इसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न यहाँ पर है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमानुएल या फिर मुसोलिनी। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो था मेजनी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न होगा कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। सही जवाब है इसमें से, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेटरनिक है, मेजनी, नेपोलियन या फिर गैरीबाल्डी। तो इसका सही जवाब इसमें है नेपोलियन, जो है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है नेपोलियन। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। इटली का एकीकरण यानी कि किसने किया था। तो इटली का एकीकरण जो किया था वो मेजनी के द्वारा किया गया था। और इसके बाद से अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। तो इसमें सही जवाब इसका है गैरीबाल्डी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अभी वर्तमान में जो इटली है और जो ये जर्मनी है तो वो किस जो है कि महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब है ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन इसमें से सी है। नेक्स्ट है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसमें सबसे जो इसका सही जवाब है वो है, यानी कि बिस्मार्क जो है कि इटली के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। और देखिए ये सभी प्रश्न जो हैं कि ये 2021 में ये सब आए हुए प्रश्न हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध में भी कुछ देश थे। बताना है कि उसमें से कौन सा देश जो है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रिया इसका सही जवाब है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है और सही जवाब इसका है, यानी कि बिस्मार्क जो है वो इटली के एकीकरण से नहीं थे, जबकि उनका संबंध जर्मनी के एकीकरण से था। अगला प्रश्न है, देखिए 12वां प्रश्न होगा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिस्मार्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था निरंकुश शासन, इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका अग्रदूत कौन था। तो इसमें रूसो जो है, रूसों को इसका अग्रदूत माना जाता है, यानी कि फ्रांस की क्रांति में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस ने मानव और जाति के अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी। फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की थी, तो ये किस सभा में किया था। तो इसका सही जवाब है कि संविधान सभा में मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ, अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो अभी देखिए 1789 हमने बताया था,
तो 1789 यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन में 1789 हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपको कंफ्यूज करेंगे। तो 4 अगस्त 1789 को ये जो है कि एक फ्रांस की क्रांति हुई थी। और इसमें अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि बुर्बो वंश की जो पुनर्स्थापना जो है कि वियना कांग्रेस के द्वारा तय की गई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है यूनान को कहा जाता है। यूरोप का मरीज, ये काफ़ी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 19 में आया भी हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था, तो इसके सही जवाब इसमें देख लीजिए कौन होगा, और ऑप्शन इसका आपके सामने है, सही जवाब है यूनान। नेक्स्ट है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क के बारे में क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या थे, तो बिस्मार्क एक जो है कि सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ था। बिस्मार्क जो है वो प्रशा का चांसलर कब बना था, तो 1862 में इसका सही जवाब होगा। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क जो है वो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीगल जो है, हीगल नामक एक विद्वान के विचारधारा से वो ज़्यादा प्रभावित था बिस्मार्क। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है देखिए, और इसका सही जवाब है 1815 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था इसमें बताना है, तो सही जवाब है मेटरनिख जो है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम, ये अगला प्रश्न है, कहाँ का शासक था, तो सही जवाब हो जाएगा प्रशा। इसका सही जवाब है कि विलियम प्रथम जो है वो प्रशा का शासक था। और नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, अगला प्रश्न है ये। नेपोलियन कोड के बारे में बताना है, उसमें कुल कितने कोड थे। सही जवाब है इसमें से 5, यानी कि इसमें कुल 5 कोड थे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन बोनापार्ट की बात हो रही है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी देखिए, और इसमें सही जवाब है राइन संघ की स्थापना किया था नेपोलियन ने। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1804 में, क्योंकि जब नेपोलियन वहाँ का शासक बना था फ्रांस का, तो 1804 में इसके नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। मेटरनिख युग, मेटरनिख क्या था। मेटरनिख युग पे भी प्रश्न आता है कि मेटरनिख युग से क्या समझते हैं, तो पहले जान लीजिए कि मेटरनिख क्या थे। तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा कि देखिए मेटरनिख जो था वो एक घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी कि किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना, तो घोर प्रतिक्रियावादी थे मेटरनिख। और मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिख का पतन भी हो गया, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही जवाब है 1848 में मेटरनिख का पतन हो गया। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं प्रश्न, अब मेटरनिख कौन था। अगला प्रश्न है कि मेटरनिख कौन था, तो देखिए मेटरनिख के विषय में है कि मेटरनिख कौन थे, तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसमें है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था। इसका सही जवाब है यंग यूरोप की जो संस्था है, यानी कि यंग यूरोप नाम से 1834 में मेजनी ने एक संस्था का गठन किया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संगठन, मेजनी का संबंध जो है कि किस संगठन से था, तो देखिए कार्बोनरी संगठन, एक कार्बोनरी से इसका संबंध जो है कि संबंध था, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि जाल्वेराइन एक संस्था थी। जाल्वेराइन किस प्रकार की संस्था थी, तो इसका सही जवाब है कि ये व्यापारियों की एक संस्था थी, तो इसका ऑप्शन इसमें बी होगा। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, ये भी देखना है कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए प्रशा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया या फिर नेपल्स ने, तो प्रशा इसका सही जवाब होगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, भले यहाँ पे देखिए मार्किंग नहीं किया हुआ है। हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट इसकी राजधानी होती है।
अगला प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो हंगरी की जो भाषा थी वो थी म्यांमार यानी कि भाषा वहाँ पे बोली जाती थी। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है कोसूथ। इसका सही जवाब है कि कोसूथ ने हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किया था। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता, अगला प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था? 41वां प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कि 1946 में हनोई समझौता हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडेवा के युद्ध जो हुआ था तो उसकी में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया इसमें हार गया था। सही जवाब है ऑस्ट्रिया। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं आप, सेडेवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो सेडेवा का जो युद्ध हुआ था वो प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। सेडेवा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? सही जवाब है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया और प्रसा इसका सही जवाब होगा। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध, सेडेवा का युद्ध अलग है, सेडान का युद्ध अलग है। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है इसमें यानी कि प्रसा और डेनमार्क के बीच में ये युद्ध हुआ था सेडान का। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का जो एकीकरण चल रहा था तो उसका काम कब पूरा कर लिया गया? तो सही जवाब है 1871 इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम चला उसमें किसकी पराजय हुई थी? इसमें तुर्की जो है कि पराजित हो गया था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। और ये अगला प्रश्न है कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा 1810 में इसका स्थापना हुई थी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है कि प्रधानमंत्री के पद पर उसे नियुक्त किया गया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की जो अवधारणा हुई यानी कि विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद की घटनाएं हुई और राष्ट्रवाद की भावना जो जगी तो उसकी अवधारणा किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही जवाब है कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी उसके बाद से दुनिया के विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बिस्मार्क ने लौह और रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किया गया था गैरिबाल्डी के द्वारा। इसका सही जवाब होगा। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 इसका सही जवाब होगा। वर्साय की संधि 1919 में हुई थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद से वर्साय की संधि हुई थी। और मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान जो है कि किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? देख लीजिए यहाँ से 56वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि ये फ्रांस का प्रतीक था, यानी कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान। इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? और इसका सही जवाब है कि ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड बायरन जो थे वो इंग्लैंड के कवि थे और यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए उसमें वहाँ पे शहीद हो गए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी प्रश्न काफ़ी देखिए कितनी बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। देखिए ये 2012 के सप्लीमेंट्री में, फिर 14 के एनुअल में, फिर 19 के जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। यहाँ जो ये बोर्ड BM जो देख रहे हैं कि BM लिखा रहता है, इसका मतलब बोर्ड मॉडल है, यानी कि परीक्षा में ये प्रश्न को पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। और अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है इंग्लैंड में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, तो ये सही जवाब इसका है कि लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो सेडान के युद्ध हुआ था और उसके बाद से जर्मनी का एकीकरण पूरा कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? ये भी प्रश्न है। तो इटली का एकीकरण हुआ था वो भी सेडान युद्ध के बाद हुआ था। और अगला प्रश्न है कि 63वां देखिए इसका प्रश्न होगा कि
किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो किस संधि के द्वारा किया गया था? तो ये फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा किया गया था। किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिख ने कहा था और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। किसने अपनी कूटनीतिक के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा काउंट काबूर ने। इसका सही जवाब होगा कि काउंट काबूर ने ये जो है कि पूरे इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या को बना दिया था वो। अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था ये। और 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? और इसका सही जवाब है कि तुर्की और रूस के बीच में ये संधि हुई थी। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसमें देखिए, इसमें से ऑप्शन है यानी कि इसमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन में कोई सही नहीं है। और नेक्स्ट है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद यानी कि जो फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापना हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। और उसके खिलाफ जो है कि जब वहाँ का राजा जो राजतंत्र वाला जो राजा था वो काफ़ी निरंकुश था और उसके खिलाफ फ्रांस की क्रांति 1789 में भी हुई। और यहाँ से अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप की कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसका सही जवाब है, देख लीजिए आपके सामने है, और 18 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फासीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था आर्थिक संकट के कारण। तो ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है उसमें से कुल ये 70 प्रश्न हैं और ये बिहार बोर्ड के क्लास 10 का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।